पैरानॉर्मल पॉडकास्ट अर्श और राहुल के साथ। हिंदुस्तान आई थिंक भरा हुआ है ऐसी जगहों से भी जो कि कुछ हद तक का या श्रापित हैं, या अगर प्लेन इंग्लिश में बात की जाए तो हॉन्टेड है। बहुत सारी ऐसी जगह है। भानगढ़ का किला जो है सबसे पहले जो भानगढ़ को लेकर बहुत सारे लोगों की अलग अलग कहानियां हैं। मैं आपको बता दूं कि 90% जो क्वेश्चन करते हैं सबसे पहले लोग भानगढ़ का नाम लेते हैं, जबकि भानगढ़ इज नॉट दैट हॉन्टेड। भानगढ़ इज नॉट दैट हॉन्टेड। नो, बिल्कुल नहीं। ओके। उसके पीछे का रीज़न है, उसमें जो चीज़ें हुई थी, ऐसा कहा गया था कि वहाँ की जो राजकुमारी थी उस पर किसी तांत्रिक का दिल आ गया था, तो उसने वशीकरण करने के लिए उसको कोई एक इत्र दिया, कोई एक तेल दिया, अलग अलग कहानी में अलग अलग चीज़ें। तो रानी को पता चल गया, क्योंकि तांत्रिक उसके साथ शादी करना चाहता था। तो उस रानी ने वो इत्र किसी पत्थर पर लगाया और वो दब कर मर गया। ऐसा कहानियों में है, विच इज़ मेरे लिए मेक सेंस नहीं करती। और भी कई सारी चीज़ें हैं उसके अंदर। वहाँ पर बहुत सारे लोगों को मारा भी जाता था, दंड जैसे दिया जाता है। जी जी। तो जाहिर सी बात है, जहाँ पर एनर्जीज का डिस्ट्रप्शन होगा वो जगह कहीं ना कहीं पैरानॉर्मल हो जाएगी। जहाँ पर एनर्जी का लेवल एक्सीड होगा, डिक्रीज होगा या फिर डिसबैलेंस होगा, वो पैरानॉर्मल होगा ही होगा, वो नेचुरल कभी लगेगा ही नहीं। अब क्या होता है कि भानगढ़ के बारे में लोग कहते हैं कि बहुत हॉन्टेड है। इंडिया के टॉप 10 प्लेसेस अगर आप डालेंगे तो सबसे पहले भानगढ़ आएगा। पर भानगढ़ में मैंने भी रिसर्च करी। खैर, वहाँ पर ASI का बोर्ड है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। सूरज ढलने के बाद और सूरज उगने के पहले वहाँ जाना वर्जित है, नहीं जा सकते हैं। ठीक है, वो उन्होंने शायद पुरातत्व विभाग ने इस वजह से लगाया कि वहाँ के हमारे मॉन्यूमेंट्स सेफ रहें, राइट। पर मैं भानगढ़ के बारे में ना बात करते हुए कुलधारा के बारे में बात करना चाहूँगा। कुलधारा? जी। ओके, क्या है ये कुलधारा? कुलधारा बेसिकली जैसलमेर में स्थित एक शहर है, एक गांव है। ओके। मैं एक शूट पर था जैसलमेर में। उस दौरान हमारी पूरी टीम, पैरानॉर्मल की टीम नहीं थी, वो हमारी दूसरी टीम थी। हमारी पूरी टीम, तब मैं प्रोडक्शंस में काम करता था, हमारी पूरी टीम ने रेस्ट लेने का सोचा और पास में ही सूर्यगढ़ फोर्ट में हमारा शूट था और वहाँ से पास में ही कुलधारा है, ज़्यादा दूर नहीं होगा। और वहीं पर पास में सम डेजर्ट है, जिसके बारे में सुना होगा जी। हम लोग ऐसे ही थोड़ा सा अपने मन को शांत करने के लिए निकल गए सम डेजर्ट। शाम तक काफ़ी लेट हो गया तो हम लोग लौट नहीं पाए, फिर कोई साधन भी नहीं मिला हम लोगों को। मैं क्या देखता हूँ कि एक थार आ रही है हमारे सामने और उस पर एक इंसान बैठा है जो पगड़ी बांध कर बैठा है, राजस्थानी पगड़ी, और वो कहता है कि हम आप सबको छोड़ देंगे। हम लोग बैठ जाते हैं, गाड़ी आगे चलने लगती है और वो कहता है कि मेरा गांव है, देखिए ऐसा था। लेकिन सब अपने अपने में होते हैं बिजी। वो हम लोगों को बार बार दिखा रहा था कि ये हमारा गांव है, ऐसा है। किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उसके बाद रेगिस्तान से होते हुए हम लोग सीधा अपने सूर्यगढ़ पैलेस पहुंच गए। वहाँ का जो गार्ड था, जब उसने रात के 2 बजे हमें आते हुए देखा तो वो चौंक गया। उसने कहा कि आप आए कैसे? बट ऑब्वियसली हम लोग कहेंगे कि हमने कहा कि एक इंसान मिला जिसने हमें छोड़ दिया यहाँ तक। वो हंसने लगा गार्ड, और वो गार्ड कहता है कि आप लोगों का कहना है कि आप लोग रेगिस्तान से गाड़ी चला कर आए हैं। थोड़ी देर के लिए दिमाग चौंका, क्योंकि कोई भी थार रेगिस्तान में कैसे चलेगी? वहाँ पर तो गाड़ियाँ चल ही नहीं पाती हैं। Yes, I mean, that makes sense. और हम लोग रेगिस्तान के ऊपर से क्रॉस करके आ रहे हैं। तो ये पूरे दौरान जब आप उस गाड़ी में बैठे थे, आपको ये ख्याल नहीं आया कि हम लोग रेगिस्तान पे चल रहे हैं? या दरअसल रेगिस्तान के एरिया के आसपास, वहाँ के एरिया में, जैसलमेर के एरिया में बहुत अंधेरा होता है रात के टाइम पे। बहुत उजाड़ टाइप की है, तो बहुत अंधेरा होता है। ओके। तो हम लोगों को घर जाने की ज़्यादा जल्दी थी, होटल जाने की ज़्यादा जल्दी थी, ज़्यादा दिन कि हम लोग ये सोचे कि आसपास क्या चल रहा है, क्योंकि और भी काम चल रहे थे। जैसे ही ये बात सुनी है, हमारे साथ गए कुछ फीमेल फ्रेंड्स भी थी, वो बेहोश हो गई ऑन द स्पॉट। तब उस गार्ड ने कहा है कि ये बहुत अच्छा हुआ कि आप उस गांव से वापस आ गए। हमने पूछा कौन सा गांव? तो वो कहता है कि वो कुलधारा गांव था, जहां पर एक साथ 5000 लोग एक रात से गायब हो गए।
कहाँ कैसे किसी को नहीं पता। और वो गांव को श्रापित कर गए कि इस गांव में एक भी घर नहीं बनेगा, इसलिए वहां पर दीवारें तो हैं लेकिन किसी भी घर में छत नहीं है और कोई भी इंसान वहां रहता नहीं है। तो ये जो उसने बताया कि बहुत सारे ऐसी अच्छी आत्माएं हैं जो आपको मिल गई तो रेगिस्तान पार कराने में मदद करती हैं, लेकिन अगर आप किसी बुरे के चंगुल में फंस गए तो आप कभी भी कुलधरा से वापस आ ही नहीं पाओगे। ये एक किस्सा था जो मैं बताना चाहता था। तो हर्ष, इसी तरह एक जगह और है जिसके बारे में हमने बहुत सारी कहानियां सुनी हुई हैं। वो जगह है मालचा महल। एग्जैक्टली, मालचा महल। इसकी बड़ी अजीब सी कहानी है कि कोई रानी थी जो अपने बच्चों के साथ आई थी और वो महल की तलाश में थी वगैरह वगैरह। थोड़ा उस कहानी के बारे में अगर आप जानते हो तो बताएं। तो बेसिकली उनका नाम बेगम विलायत महल था और वो अपने बेटे और बेटी के साथ यहाँ पर आई थी काफ़ी समय पहले। उन्होंने बहुत बार भारत सरकार से मांग भी करी कि उनको उनकी जायदाद जो है वो मिल जाए, दिल्ली में उनकी कहीं प्रॉपर्टी थी वो उनको मिल जाए, पर ऐसा हुआ नहीं काफ़ी दिनों तक। फिर लास्ट में जाके उनको एक दिल्ली में एक एरिया है जहाँ पर मालचा महल स्थित है, उन्हें वो महल दे दिया गया। वो लोग उसमें रहते थे, पर एक अजीब सी बात थी राहुल की जब डेथ हुई है, मैं पहले डेथ की बात बताता हूँ। जब डेथ हुई है उस रानी की तो ऐसा कहा गया है कि उसने हीरा खा लिया था और उसकी डेथ हो गई। ये थोड़ी अननेचुरल डेथ थी मेरे लिए कि अगर हीरा खाया क्यों, मतलब मरने के और भी कई तरीके थे शायद से। इसके अलावा कई सारे न्यूज़ चैनल है, कई सारे ऐसे मीडिया वाले हैं जिन्होंने वहाँ की अंदर की फुटेज लेनी चाहिए जो जब वो वहाँ पर रहते थे। तो जब भी कोई मीडिया कवरेज वाला वहाँ पर आता था उनसे पूछताछ करने के लिए, तो जो प्रिंस था, वो बेगम विलायत महल का जो बेटा था, वो मोस्टली लोगों को फायरिंग करने लगता था अचानक से। उसके पास कुत्ते थे, वो कुत्तों को खुला छोड़ देता था, मतलब उनके ऊपर, और वो कहता था कि मेरे महल से चले जाओ। शायद उनको वो इतना ज़्यादा फेडअप हो गए थे क्योंकि इतने टाइम बाद उनको वो जगह मिली थी रहने के लिए। माइट बी। एक बहुत अच्छे पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हैं रामाशुक जी, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने तो करीब से देखा है इस इंसिडेंट को, और कई बार उन्होंने बताया कि वो उसके चेहरे पर एक अलग ही नूर था, अलग ही उनकी स्किन लगती थी। और क्योंकि जिस तरह के माहौल में मालचा महल में जैसा भी फैसिलिटी थी, पानी एक टाइम आता था, बिजली बहुत कम आती थी, तो उस तरह की फैसिलिटी में इतना ज़्यादा अच्छे से मेंटेन रह पाना शायद इम्पॉसिबल था। और उसके बाद से जब मौत हुई है इन सब की, पहले प्रिंस की, फिर बेटी की, फिर उनकी माँ की, उसके बाद से मालचा महल हॉन्टेड सा हो गया है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी वहाँ से रात को गुजरता है उसे उनकी बेटी दिखती है, कभी कभी 2 औरतें दिखती हैं एक साथ। तो ऐसा कई बार माना जाता है, मतलब मैंने भी सिर्फ सुना है, इवन बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे रिसर्च भी करी है। पर आज भी आप वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ की वाइब काफ़ी अलग है। तो ये मेरा अपना ओपिनियन है। और इसी तरीके से हर्ष, दिल्ली कैंटोनमेंट के बारे में लोग बोलते हैं लाइक अजीब अजीब सी कहानियाँ हैं। बिल्कुल वहाँ को लेके अगर आप मैं थोड़ा सा आपको कट करना चाहूँगा, क्योंकि दिल्ली कैंटोनमेंट एरिया जो है वो हॉन्टेड तो है, मतलब ऐसा लोगों का कहना है, पर उसके अलावा द्वारका सेक्टर 9 मेट्रो जो है वो भी हॉन्टेड है। और सेम पैटर्न बताए गए हैं कि एक कार जब कोई वहाँ से जा रही थी एक बार, तो उसके साथ साथ एक कार, क्या मतलब बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि तेज़ रफ्तार से ही निकालनी पड़ती है कार, अगर वहाँ पे धीरे करते हैं तो ऐसा कई सारे लोगों का अपना विश्वास है, अपना मानना है कि जब आप कार धीमे करेंगे तो कोई लेडी होगी सफ़ेद साड़ी में। बेसिकली बहुत बार हमने सुना है सफ़ेद साड़ी का कॉन्सेप्ट। तो सफ़ेद साड़ी में कोई लेडी होगी, वो आपसे लिफ्ट मांग रही होगी। इनफैक्ट कोई ओल्ड लेडी होगी जो लिफ्ट मांग रही होगी, और अगर आपने गाड़ी नहीं रोकी तो आपकी गाड़ी जितनी भी रफ्तार में चल रही होगी वो उतनी ही रफ्तार में आपके साथ चलेगी, और आपको ऐसा हेलुसिनेट होगा या फिर वो सच में चल रही होगी। आप गाड़ियों के दरवाज़ों की तरफ देखने लगेंगे। द मोमेंट आप देखेंगे आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। ओके, एग्जैक्टली, मतलब ऐसा मानना है, ऐसा हुआ है, ऐसा कई बार हुआ है। इनफैक्ट कई बार न्यूज़ में भी आया है ये चीज़। तो काफ़ी अनयूजुअल है, क्योंकि शायद वो जगह सच में किसी आत्मा के बस में हो या फिर शापित हो गई हो, जो शायद सही ना होना चाहती। ऐसे ही हर्ष एक रेडियो स्टेशन है वेस्ट बंगाल में, जिसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। उसका नाम शायद मैं बता देता हूँ, उसका नाम है बेगुन कोदार रेडियो स्टेशन, जिसके बारे में भी लोगों ने अजीब सी कहानियाँ फैला रखी हैं। कई सारे लोग वहाँ पे रिसर्च कर लेते हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पे। लेकिन राहुल, बेगुन कोदार तब से ही बंद है, अगर मैं सच बताऊँ आपको तो। ओके।
तो हुआ क्या था कि एक बार वहां पर किसी ने ये देखा कि इंसानों की लाशें मिल रही हैं पटरियों पर, कैसे क्यों पता नहीं। जब सीसीटीवी फुटेज चेक कराई गई तो दिखा कि एक आदमी था, वो थोड़ी देर तक प्लेटफॉर्म पे खड़ा रहा और खड़े होने के बाद अचानक से वो कूद गया नीचे। चलती ट्रेन के आगे? नहीं, उस समय ट्रेन नहीं आ रही थी, वो ट्रेन के नीचे कूद गया और वो वहीं पर पड़ा रहा जब तक ट्रेन आई नहीं। एक तेज रफ्तार से आ रही ट्रेन उसके ऊपर से गुजरकर चली गई और वो मर गया। मतलब कोई इंसान अगर खुदकुशी करने भी आएगा तो ऐसे नहीं कि वो अचानक से कूद के थोड़ी देर लेटा रहे, जबकि वो बंधा भी नहीं था, क्योंकि डर होता है, डर नाम का फैक्टर होता है। और जैसी ये फुटेज थी वैसे ही 3-4 फुटेज और सेम, कि वो सेम इंसान, मतलब कोई और इंसान आ रहा है, वो लेट रहा है, वो सीधा लेट जा रहा है पटरी पे और ट्रेन उसको काट के चली जा रही है। ये सीसीटीवी में आया हुआ है? ये वहाँ की कई सारी सीसीटीवी में था। अब शायद उस फुटेज को डिसमेंटल कर दिया गया, हटा दिया गया, लेकिन ये एक्चुअली में एग्जिस्ट करता था और मैंने तो देखा है, अपनी आंखों से ये चीज़ देखी है। तो बड़ा अजीब सा लगा कि एक स्टेशन को इतना हॉन्टेड कैसे बना सकता है कोई। एग्जैक्टली। और आज भी वो स्टेशन बंद है। एनर्जीज अजीब सी हैं। कहा जाता है कि वहाँ पर जो गार्ड हैं उनको कभी कभी रात में कोई औरत दिखती है और एक छोटा सा बच्चा भी दिखता है कभी कभी उनको। तो ये वहाँ की एक पूरी कहानी है एक तरीके से, जो सच्चाई है जो मैंने आपको बताई। अच्छा हर्ष, आपने एक मूवी शायद देखी होगी, ओम शांति ओम। जी बिल्कुल देखिए। उस मूवी का इनफैक्ट कॉन्सेप्ट भी ये होता है कि एक सेट होता है जहाँ पे आग लग जाती है, उसके बाद तरह तरह की सुपर नेशनल चीज़ें होती हैं। हाँ, तो मेरा इशारा है, एक्चुअली आप समझ रहे होंगे शायद, मुंबई की मुकेश मिल्स का यशराज के ऑफिस के बगल में बड़ी प्राइम लोकेशन पे है। इनफैक्ट वहाँ पे सड़क फिल्म की भी शूटिंग हुई है, जुम्मा जुम्मा गाना, जुम्मा जुम्मा जो गाना था वो भी वहीं पे भी शूट हुआ है। सो कहते हैं बहुत ज़माने से हम ये बात सुनते आ रहे हैं कि ये जगह जो है इट्स वेरी हॉन्टेड फॉर मोर देन वन रीजन। तो इसका क्या कहानी है, अगर आपको इसका आइडिया है तो? बेसिकली ये ना एक कॉटन प्रोडक्शन की मिल थी, जो अर्ली 90s और लेट 80s में शुरू हुई थी। इसे चलाने वाले 2 लोग थे जो इसे अच्छे से चलाते थे और वहाँ पे बहुत सारे वर्कर्स थे जो काम करते थे। बड़ी अजीब सी चीज़ हुई कि कुछ समय तक तो वो मिल बहुत अच्छे से चली, मतलब कोई दिक्कत नहीं आई, मिल से कई सारा प्रॉफिट भी आया, कई सारी चीज़ें आई। पर एक समय के बाद उस मिल में अचानक से आग लग गई। ये अचानक से ही हुआ। और आग लगने के बाद ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पर करीब 2 से 3 हज़ार जो मजदूर थे वो जलकर राख हो गए। 2 से 3 हज़ार शायद से उस मिल में, मुझे एक्चुअल काउंटिंग मुझे भी नहीं पता है, पर ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पर एक रात में वो पूरी मिल जल गई और जितने भी अंदर वर्कर्स थे वो ऑन स्पॉट डेड हो गए। इतनी पुरानी बात होगी ये मेरे हिसाब से 1982 की बात है, 1982। उसी समय पर इस मिल में आग लगी थी और बड़ा ही अजीब था। अच्छा, शॉकिंग ये नहीं है कि इस मिल में आग लग गई और मजदूर जल गए, मर गए और उसके बाद लोगों को महसूस होता था। लोगों को महसूस तो वैसे भी होता था, आज भी कई बार ऐसा लगता है वहाँ के निवासियों को कि जो वर्कर्स हैं वो अंदर से आवाज दे रहे हैं रात को। ऐसा होता है, ऐसा माना जाता है। और दूसरा सबसे बड़ा शॉकिंग, जैसे आपने मूवीज का नाम लिया, ओम शांति ओम या अमिताभ सर की जुम्मा जुम्मा जो गाने की शूटिंग हुई थी, आग लगने के बाद उस मिल को एक सेट बना दिया गया, फिल्म के सेट बना दिया गया। मतलब वहाँ पर फिल्म के सेट डिज़ाइन होते थे अलग अलग तरीके से, जैसे भी मूवी होती थी। जैसे आपने ओम शांति ओम का जिक्र किया है, वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वो मतलब बड़ी अजीब सी बनी हुई है वो जगह, उसमें एज इट इज़ लोकेशन दिखाई गई है। अच्छा, अजीब बात ये थी जो मैं बता रहा था आपको कि जिस भी एक्टर ने वहाँ पर शूट करने की कोशिश करी है, एक्टर डायरेक्टर जो भी है, उन्हें भी ऐसी अननेचुरल चीज़ें महसूस हुई हैं, कई बार दिखा है और ये प्रूफ है। ये कई बार कई सारे प्रोडक्शन हाउस भी ये चीज़ बता चुके हैं कि वहाँ पर उन्हें ये महसूस हुआ है। तो मुकेश मिल शायद सच में हॉन्टेड ही है अगर आप उस नज़रिए से देखें तो। इंटरेस्टिंग। अच्छा, दिल्ली की इतनी सारी जगहों की बात हुई, आई थिंक एक जगह शायद से मिस हो गई। कौन सी? एक जगह है करोल बाग में जिसको भूली भटियारी महल के नाम से, भूली भटियारी का महल बेसिकली। यस एग्जैक्टली। अच्छा, सुना है आपने इसके बारे में? एक्चुअली मैंने रिसर्च भी करी हुई है इसके ऊपर। रिसर्च करी हुई? हाँ, राम अशोक जी जो बहुत अच्छे पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हैं, मैंने उनके साथ मिलकर इस पर रिसर्च करी हुई है। और कई बार ऐसा होता है राहुल कि हम लोग रिसर्च करते हैं और हर दिन कुछ ना कुछ नया पता चलता है एक तरीके का। भूली भटियारी का महल, इट इज़ बिलीव दैट कि वहाँ की जो महारानी थी, 600 साल पुराना वो महल है। जब उनकी मौत हुई और उसके बाद से वो जगह पजेस्ड हो गई, उस जगह पर
आज भी वो एक औरत दिखती है वहाँ पर, एक बूढ़ी औरत की आत्मा दिखती है, ऐसा कहा जाता है, जिसके बाल लंबे लंबे हैं और कई अलग अलग तरीके से डिपिक्शंस बताई गई हैं उसकी। तो भूली भटियारी का महल हॉन्टेड है, लेकिन अभी रिसेंटली जब हम लोग रिसर्च करने गए थे वहाँ पे, तो वहाँ के गार्ड से जब हमने बात करी कि यहाँ पर क्या हॉन्टेड मिला, उसने बोला कि एक पुराना गार्ड था, वो यहाँ पर रात को रुका हुआ था, रात की ड्यूटी थी उसकी। तो अचानक से क्या हुआ कि वो किसी ऐसे एरिया में चला गया, उसी महल के दीवारों में कई सारी ऐसी दीवारें जहाँ पर जाना वर्जित है, पता नहीं क्यों वो वहाँ पर चला गया। और उसके बाद वो ऊपर से नीचे कूदा पहले, और फिर नीचे से फिर ऊपर चढ़ा पेड़ पर, फिर वहाँ से नीचे कूदा, फिर ऊपर चढ़ा। ऐसा करने में उसके पैर की हड्डियाँ टूट गई थी। ये गार्ड ने और ने देखा, जो वहाँ पर देखी ये चीज। हाँ, एक और गार्ड था जिसने ये चीज़ देखी। और ये होने के बाद वो अपने गांव चला गया। जब उसके गांव में पूछताछ हुई तो पता चला कि वो झाड़ फूंक वगैरह अपने ऊपर करवा रहा है, कई सारी चीज़ें करवा रहा है, और उसको डर लग रहा है बहुत ज़्यादा। तो शायद उस एरिया पर फिर जाना ही वर्जित हो गया एक तरीके से। अब मुझे नहीं पता कि एग्जैक्ट वो एरिया कौन सा है, पर ऐसा हुआ। तो जब वहाँ के गार्ड से हम लोगों ने बात करी तो उसने भी ये सारा इंसिडेंट बहुत ज़्यादा डर के बताया, बहुत सारी चीज़ें जो है उसने कॉन्फिडेंशियल रख के बताई हमें, तो हमें भी ठीक से समझ में नहीं आया। लेकिन ये बड़ा एक अजीब सा केस था, क्योंकि उसके आसपास जंगल भी हैं और दिल्ली पुलिस बहुत तैनात रहती है ऐसी जगह पर कि कोई और ना जाए, इधर उधर के गंदे काम ना करे, क्राइम ना करे वहाँ पर, इसलिए वो वहाँ पर लगी रहती है। तो ये किस्सा है भूली भटियारी के महल का। और ये जितनी जगह मैंने आपको बताई हैं, ये सब हॉन्टेड प्लेसेस भी इसीलिए हैं क्योंकि इनके पीछे कोई ना कोई माध्यम जरूर रहा होगा। माध्यम? तो प्लैनचेट, ouija बोर्ड, जैसे कि फिल्मों में दिखाया जाता है, ये माध्यम है आत्माओं को बुलाने के लिए। तो क्या इनके बुलाने से वो आ जाती हैं? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए सुनते रहिए इंडियन पैरानॉर्मल पॉडकास्ट, ओनली ऑन 8 ऐप। It exclusively presents Indian Paranormal Podcast, अर्श और राहुल के साथ। कुछ दिनों पहले की बात है कि इनफैक्ट कुछ सालों पहले की बात है, सुशांत सिंह राजपूत जो कि इतने बड़े एक्टर थे बॉलीवुड के, अनफॉर्चुनेटली ही जस्ट पास्ड अवे। एक बड़ी अजीब सी बात है, पोस्ट जब वो चले गए उसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी नॉट द मेन स्ट्रीम मीडिया बट ऑल्टरनेट मीडिया में, सोशल मीडिया में ये सब बातें होने लगी कि लोग उनकी आत्मा को एक प्लैनचेट करके एक प्रोसेस के थ्रू, एक ouija बोर्ड टाइप के प्रोसेस के थ्रू उनकी आत्मा को बुला बुला के उनसे सवाल जवाब कर रहे थे। सुशांत सिंह मैंने भी देखा था, 3-4 वीडियोस थी। जी, शायद आपने देखा होगा। तो अगेन बीइंग अ स्केप्टिक माइंड, पहली बात तो आप इन सब चीज़ों को रियल मानते ही नहीं है, समझते हैं, मुझे नहीं लगता कि ये सब पॉसिबिलिटी है। ठीक है, बट स्टिल क्योंकि वो प्रोसेस, वो जो प्लैनचेट वाला जो प्रोसेस है वो बहुत जगह कई लोग करते हैं, तो इन सब चीज़ों का सिग्निफिकेंस क्या है, ये प्लैनचेट का, ये ouija बोर्ड का? अगर मैं इसको आम भाषा में बोलूँ तो ये सब एक बकवास है। सुनने में अजीब लगेगा पर ये सब एक बकवास है। उसका उदाहरण ये है, क्या प्लैनचेट, ब्लडी मैरी, आपने नाम सुना होगा, जी, अलग अलग तरीके के गेम्स हैं। लोगों और उनके यूट्यूब पर पड़ी जो वीडियोस हैं, उनका ये मानना है कि ये सारी चीजें होती हैं। वो ये दावा करते हैं, बार बार कुछ ऐसा कर। मुझे ऐसा लगता है ये सब एक टीआरपी है। सुशांत सिंह राजपूत का मरना एक सच है, क्या वो नहीं है इस दुनिया में। उस चीज को बार बार प्रवोक करना कि वो मर गए हैं, उनके काला जादू हो रहा है, दैट इज नॉट फेयर, पहली चीज। दूसरी चीज, जब तक उसके कोई प्रभाविक प्रमाण दिखे ना हमारे सामने तो दिख रहा है कि ही इज नो मोर, राइट। अब हम बात करते हैं कि प्लैनचेट क्या है। एक कमरे में बैठकर मोमबत्ती जलाना जहाँ पर हवा ना आ रही हो, और उसके बाद उस आत्मा का नाम बुलाना जो अब इस दुनिया में ना हो, उसी तरीके का ouija बोर्ड। तो ऐसे न जाने कितनी ही चीजें हैं यार। और ये सब लोगों को अवेयरनेस नहीं है, ये सब लोगों को बुलाने के तरीके नहीं पता है, तो ये लोग सुनते हैं किसी थर्ड मीडियम से जिसको खुद को कुछ नहीं पता होता है, और ये लोग खुद ट्राई करके फंस जाते हैं। तो आप अर्श, क्या आर यू ट्राइंग टू से दैट कि ये जो चीज़ें होती हैं प्लैनचेट या ouija बोर्ड, तो इट्स अ फेयर पॉसिबिलिटी कि इनसे जो दावा किए जाते हैं वो पॉसिबल हैं, वो किए जा सकते हैं? क्या आत्माओं को बुलाया जा सकता है प्लैनचेट के माध्यम से, ouija बोर्ड के माध्यम से?
अगर आपको सच में अंदाजा है ऊर्जाओं का, अध्ययन है ऊर्जाओं का, अगर आपको सच में मंत्र विधाओं के बारे में हर एक चीज पता है, तो ये पॉसिबल है। ये पॉसिबल बिना प्लान चिट के भी है, ये पॉसिबल किसी भी गेम को बना लेने से है, ये पॉसिबल किसी नए जगह पर जाकर किसी को बुला लेने से है, और ये पॉसिबल रात में अंधेरे कमरे में बैठकर किसी आत्मा के बारे में सोचने से भी है। बस आपको मंत्र विधाओं के बारे में पता होना चाहिए। अगर मुस्लिम तरीके से देखें तो आपको सूरह आनी चाहिए, सूरह जिन, या फिर कई अलग अलग चीज़ें। हर धर्म के हिसाब से जो भी अलग अलग उनके अपने विधान हैं, अगर आपको वो अच्छे से पता है और आप एनर्जीज से इंटरैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कहना बड़ा आसान है राहुल कि भूत प्रेत हैं, भूत प्रेत हैं, पर आज मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ कि डर मुझे भी लगता है। ओके। जब भी मैं कोई केस करता हूँ, कोई एग्जॉर्सिज्म होता है, किसी कर्स्ड ऑब्जेक्ट के बारे में मुझे पता चलता है, उसको छूने से पहले एक डर होता है। जैसे मैंने कहा कि डर एक पहली इमोशन है, वो जा नहीं सकती। आप छुपा रहे हो इस ये कहकर कि आप एक एथीस्ट हो या फिर आप एक नहीं मानते हो इन सब चीजों में, ये गलत है। आपको अपनी सच्चाई का अनुभव होना चाहिए। अगर गिरने से चोट लगती है तो आपको इसका अनुभव होता है, बिल्कुल। लेकिन आप कहते हो कि अरे हमें कुछ नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे लोग जो कहते हैं। ऊर्जाओं का भी ऐसा ही है, किसी भी कर्स्ड ऑब्जेक्ट में आकर चीजों को कर देना। ओईजी बोर्ड खुद श्रापित था, आपको ये पता है? नहीं, मुझे अगर आप थोड़ा सा ओइजा बोर्ड का कॉन्सेप्ट भी बता सके तो आई थिंक। लैटिन में उसको ओईजी या फिर हम लोगों में ओइजा बोर्ड भी कहते हैं, क्योंकि उसकी स्पेलिंग ऐसे लिखी है। कॉन्सेप्ट एक बहुत ही नॉर्मल सा है कि एक बोर्ड होता है, ओके, और उस बोर्ड में कुछ ABCD लिखी होती है, ABCDEFGH, एक अलग अलग पैटर्न में। ओके। ऊपर सन और मून लिखा होता है, और नीचे यस और नो लिखा होता है, और उसके नीचे गुड बाय लिखा होता है। ये एक पैटर्न है बोर्ड का। तो ऐसा जब वहां पर सबसे पहली बार किसी ने किया था, तो उसने किसी आत्मा को बुलाया, उसने अपने भाई की आत्मा को बुलाया। आई डोंट वांट टू टेक द नेम कि कौन इंसान था, किसने किया, और उसने अपने भाई की आत्मा को बुलाया, और जब पूछा कि क्या तुम मेरे भाई की आत्मा हो, तो उस पर एक प्लग टाइप की चीज रखी होती है जिस पर उंगली रखनी होती है और याद करना होता है उस आत्मा के बारे में। तो जब ऐसा हुआ तो सबसे पहला जो प्लग गया वो अपने आप यस की तरफ चला गया स्पीड में। उसने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो जो भी उसका नाम था, लेट सपोज आपका नाम राहुल है, तो उसने R, फिर A, फिर H, फिर U, फिर L, इन सब पे पॉइंट करा। इसका एक प्रोसीजर ये है कि लास्ट में आपको गुड बाय बोलना है, एल्स वो सोल, वो एनर्जी आपके साथ रह जाएगी। ये है ओईजी बोर्ड का पूरा कॉन्सेप्ट। हमारी बातचीत के दौरान एक केस याद आ रहा है जी। अर्श, आपने शायद डिस्कस किया था मेरे साथ, जहाँ पे कुछ लड़के थे जिन्होंने एक हॉस्टल के अंदर ओइजा बोर्ड का यूज किया था। एग्जैक्टली, आई हैव टोल्ड यू लाइक उस केस के बारे में मैंने बताया, शायद उस केस के बारे में बताया। इफ यू डोंट माइंड, उस केस को अगर आप रिपीट करना चाहेंगे तो। यार, मेरी जिंदगी के हॉरिफाइंग केसेस में से टॉप 3 पे आता है वो केस। वो केस ऐसा है, आम भाषा में कह लें कि वो केस बताने से पहले मेरे रोंगटे खड़े होते हैं। आपको सुन के ताज्जुब हो रहा होगा, क्योंकि 99% पैरानॉर्मल एक्सपर्ट जो जानते हैं वो ये कहते हैं मुझे तो डर ही नहीं लगता। और वो केस बड़ा अजीब था। केस था मुंबई शहर का। मेरे पास जब कॉल आता है तो पता चलता है कि एक इंसान है, एक पर्सन है, लेट सपोज वो हर रोज रात को उठता है, अपने वॉशरूम की दीवार की तरफ जाता है और अपना सर पटकता है, प्लस वो अपने जेनिटल्स को हार्म करने की कोशिश करता है। ये वो हर रात करता है, और ऐसा करने की वजह से उसके शरीर में अलग अलग दिक्कतें आना शुरू हो गई। तो उनके घर वालों ने ये चीजें बताई। जब हमने पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन किया, मैं प्रोसीजर नहीं बताऊंगा, पर जैसे भी हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन किया, जो भी हमें सिखाया गया था, बताया गया था, हमें एक चार्ट शीट प्राप्त हुई उसके घर से। चार्ट शीट? एक चार्ट शीट, एक नॉर्मल सा चार्ट पेपर। उस चार्ट पेपर पे ओइजा बोर्ड बना हुआ था। उन्होंने पेंसिल से बनाया था, वो कोई बोर्ड नहीं था। तब जाकर पता चला कि इसके साथ साथ और 4 लोग ऐसे हैं जो सेम यही हरकतें कर रहे हैं, और वो इसके दोस्त ही हैं। फिर एक और बात पता चली कि इन 5 लोगों ने ओइजा बोर्ड का इस्तेमाल किया रात में। इनको पता नहीं था कैसे करना है, जो भी इधर उधर से देखकर इन्होंने किया, और वो करने के ठीक 1 साल बाद इन पर ये असर दिखना शुरू हुआ। 1 साल तक कोई असर ही नहीं हुआ। ये जो अपना जेनिटल्स को काटना और दीवार पे सर पटकने वाली जो बात आपने बोली, जी, ये 1 साल बाद होना शुरू हुई।
कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि ये सब ओईजी बोर्ड की तरफ से हो रहा है। खैर, हम लोगों को जब ये पता चल गया फाइनली, हम लोगों ने हर तरीके आजमा डाले। उस दिन कोई भी तरीका काम नहीं आया। उसको ले भी नहीं जा सकते थे कहीं पे। घर से बाहर जाने पर वो ब्लड की वॉमिट कर रहा था, तो हम बाहर नहीं ले जा सकते थे। डॉक्टर्स ने हार मान ली थी, क्योंकि हमारा पहला चरण ही डॉक्टर होता है कि पहले डॉक्टर जाए या एक साइकोलॉजिस्ट जाए और वो जाकर देखे। पर जब वो नकारते हैं तब हम अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं कि हाँ, अब हम देख सकते हैं। तो जब उन 5 लोगों को इकट्ठा किया गया तो अंत में थक हार कर मैंने अपने आध्यात्मिक गुरुओं से सलाह लेना जरूरी समझा। मैंने उनसे पूछा तो एक मंदिर के महंत ने मुझसे बोला, वो बहुत बहुत सीनियर हैं, बहुत पुराने हैं और उनकी आंखें नहीं, लेकिन वो बहुत बहुत अच्छे संत थे और बहुत अच्छे महात्मा थे जिनको ज्ञान था, जो कभी किसी से 1 रुपए नहीं लेते थे। उन्होंने कहा कि नासिक में एक इंसान मिलेगा हमको और वो नॉर्मल से पेड़ के नीचे बैठा होगा। उन्होंने 2-3 हिंट भी दिए और कहा कि उस इंसान को ढूंढ कर लाओ। हम लोग चले गए, बताई गई जगह पर पहुंचे तो वहां पर एक बाबा मिले और उन्होंने सीधा हमसे ये बोला कि आप लोग शायद उस दुविधा के बारे में बात करने आए हैं जो घटित हुई है। प्योर हिंदी में बोल रहे थे, आप लोगों के बिना पूछे। ओके। मुझे लगा शायद बाबा ने बता दिया होगा कॉल करके या जैसे भी। तो दरअसल रास्ते में हम ट्रेन से आ रहे थे, हमें खाना नहीं मिल पाया, तो उन्होंने कहा कि खाना खा लो पहले, तुम लोगों को भूख लग रही होगी। कुछ खाया नहीं है हम लोगों ने। ताज्जुब की बात मेरे लिए तो नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था कि संत और महात्माओं में इतनी ताकत होती है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, अपने ध्यान, अपनी चेतना, अपनी एकाग्रता को लेकर। उसके बाद हम लोगों ने खाना पीना करा और हम लोग सीधा निकल आए मुंबई। बाबा ने जब ये सारी चीजें देखी तो उन्होंने कहा कि इन्होंने जो वो कागज था, जो वो बोर्ड था, उनकी इंटेंशंस इतनी ज्यादा पावरफुल हो गई थी, इन 5 की विल इतनी ज्यादा मजबूत हो गई थी कि उसने एक नई मैनिफेस्टेशंस को जन्म दे दिया और उसने एनर्जीज को बाइंड होने पर मजबूर कर दिया कि कोई एक ऐसी एंटिटी आ जाए जो बात करना चाहती हो। तो सबसे पहले भ्रूण की आत्मा आई। भ्रूण की आत्मा है। जो बच्चा पैदा होता है नया नया, या फिर 8 महीने का पैदा हुआ बच्चा, उन्होंने मुझसे ये कहा कि सबसे पहला काम ये करना होगा कि इन 5 के घर वालों को बोलो कि शहर छोड़कर चले जाए। मुझे नहीं पता क्यों, मैंने पूछा भी नहीं, क्योंकि आदत नहीं है। उसके बाद उन्होंने कहा कि इन 5 को एक राउंड शेप में बैठा लो, बट सबकी पीठ दिख रही हो, सब पीठ करके बैठे हो एक दूसरे की तरफ, और बीच में लेड का बनाया हुआ एक बॉक्स रख दिया। तो लेड बेसिकली एनर्जीज को रोक लेता है, ये भी आपने भी सुना ही होगा शायद, प्रैक्टिकल है ये, इंसुलेटर। एग्जैक्टली। लास्ट में उन्होंने मुझसे कहा कि अब किसी बच्चे का इंतजाम करो जो 8 महीने का हुआ हो और मर गया हो, और उसका ताजा शरीर चाहिए। बहुत मुश्किल था, मैं बता भी नहीं सकता कि हम लोगों ने कितनी जद्दोजहद करी इस बारे में। फिर अंत में जाकर कोई एक पर्सन तैयार हुआ और जैसे तैसे हम लोग उस अजन्मे मरे हुए बच्चे को लेकर आए उन बाबा के पास। उन बाबा ने लेड के ऊपर उस बच्चे को रख दिया। सप्तबंधन मंत्र और कई सारे ऐसे मंत्र हैं हमारे वेदों में जो शायद कारगर होते हैं इस तरह की शक्तियों से लड़ने के। इसके बाद उन्होंने हमको एक मंत्र उच्चारण करने के लिए कहा। हमने वो मंत्र उच्चारण किया और बोला कि आंखें मत खोलना जब तक वो ना कहे। हमने नहीं खोली। करीबन 10 मिनट मंत्रोच्चारण के बाद वो कहते हैं कि अपनी आंखें खोलो और झटके में बंद कर लेना। हमने खोला और आंखें बंद कर ली, और राहुल, उस वक्त का जो नजारा था मेरी जिंदगी का सबसे अनोखा नजारा था, क्योंकि उस वक्त मैंने उस अजन्मे भ्रूण को उस लेड के बॉक्स पर बैठा हुआ देखा था। उस अजन्मे भ्रूण को उस लेड बॉक्स के ऊपर बैठा हुआ देखा, जो कि मर चुका था। पूरा खून में लथपथ वो उस लेड के बॉक्स के ऊपर बैठा था। और जैसे ही आंखें बंद हुई हैं, बहुत जोर जोर से हंसने की आवाजें आई हैं किसी बच्चे की, और 10 मिनट के बाद वो आवाज फिर बंद हो गई। आंखें खोली हैं तो देखा कि जितने भी लोग हैं, जो 5 लोग हैं, उन सब ने वॉमिट कर दी है, लेकिन वॉमिट थोड़ी सी स्लेटी टाइप की है, इट्स लाइक ब्लैक का मिक्सचर। और वो जो बच्चा है, जो भ्रूण था, जो जिंदा लग रहा था मुझे या था, उस चीज को मैं आज तक नहीं समझ पाया हूँ, वो उस लेड के बॉक्स के ऊपर ही था। पहले उसको नीचे रखा गया था और मंत्रोच्चारण के समय हम सबने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था। तो उस बच्चे के पास जाने का उपाय किसी के पास नहीं थी। तो बच्चा ऊपर लेड के बॉक्स पर बैठा तो बैठा कैसे,
और ये होने के बाद फिर उस लेड के बॉक्स के अंदर उसे डाला और उसे दफना दिया गया बहुत दूर, उसका अच्छे तरीके से संस्कार करने के बाद। और तब से अब तक वो लोग बिल्कुल सही हैं। इसी तरीके से एक गेम और है जिसे हम लोग प्लानचेट बोलते हैं, और ब्लडी मैरी के बारे में भी बहुत ज़्यादा जिक्र है। ब्लडी मैरी के गेम के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रचलित हुआ था एक समय पे, और कई सारी यूट्यूब वीडियोस में भी, व्लॉग्स वगैरह में लोग कर करके डाल रहे हैं बिना ये जाने कि उसका अंजाम क्या होगा। तो उसमें होता ये था कि एक शीशे के सामने रात को 3 बजे जाकर बोलना होता था कि ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी। 3 बार ये नाम लेना होता था, और उसके बाद इट इज़ बिलीव दैट कि ब्लडी मैरी की जो आत्मा है वो आती थी और आपसे कनेक्ट करती थी। कई सारे लोग इस चक्कर में मर भी गए हैं राहुल। उन्होंने बेवजह ट्राई किया है और उनको पता भी नहीं चला कि ये सब हुआ क्यों। दरअसल हमें पता नहीं होता है कि हम आत्माओं को कब अपने पास इनवाइट कर लेते हैं। अब इस गेम की एक खास बात ये थी कि इसमें शीशे को देखकर बोलना होता था। रात के 3 बजे का जो त्रियामा का जो वक्त होता है, ये नेगेटिव एनर्जीज के लिए बहुत हाई होता है एक तरीके से, और उस वक्त शीशे की दुनिया यानी शीशे के आयाम में देखना और देखकर खुद की चीजें बोलना, खुद की मैनिफेस्टेशन जो नेगेटिव हैं उनको बोलना बार बार, वो शायद इंसान के लिए बहुत गलत हो जाता है। इंडिया में भी कई सारे ऐसे केसेस हुए थे जहां एक लड़की शीशे के सामने बैठे बैठे मर गई। वो कैसे मरी, क्या हुआ, किसी को नहीं पता। थोड़े समय के बाद ये पता चला कि वो शीशे में परमानेंट देखती रहती थी, शीशे में त्राटक करती रहती थी, ध्यान करती रहती थी। तो इट इज बिलीव दैट कि उसकी सोल जो है, उसकी जो एनर्जी है, वो उसी शीशे की दुनिया में फंसी की फंसी रह गई। तो ऐसी भी कई सारे चीजें होती हैं, ऐसे भी कई सारे गेम्स हैं जिनको लोगों ने बता तो दिया है, पर उससे कम आउट कैसे करना है या फिर उस गेम को क्या परिणाम होने वाले हैं उसके, ये कभी किसी ने जाना नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे ऐसे भी गेम्स थे जो बहुत फेमस हुए थे, जहां पर ये होता था कि आप किसी मरे हुए इंसान की राख लेकर जाएं और उसके बाद उसका नाम पुकारें तो वो आपके वश में हो जाएगा। डोंट यू थिंक राहुल, दिस इज वेरी चीप काइंड ऑफ थिंग जो लोग बताते हैं, जो लोग करते हैं। आजकल यूट्यूब में भी बहुत सारे अलग अलग गेम्स आ गए हैं। चार्ली चार्ली आ गया है कि आपको चार्ली चार्ली बोलना है रात के 3 बजे, फिर आपको छुप जाना है। अगर आप मिल गए तो आपकी मौत हो जाएगी, अगर आप नहीं मिले तो चार्ली आपको कोई एक विश देकर जाएगा। मैं बहुत ज़्यादा फेडअप हो गया था इन सब चीज़ों को देखकर, क्योंकि जिस तरह के गेम्स के बारे में बात हो रही है, दरअसल वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। दरअसल वो बस एक किसी इंसान की करी गई मैनिफेस्टेशन है जो वर्क कर गई है। बहुत सारे लोगों का ये भी मानना था कि कुछ गेम ऐसे होते हैं जिसमें एक खाली एलिवेटर में जाना होता था हर इंसान को, और ऑल्टरनेटिव नंबर दबाने होते थे, और ऐसा उनका कहना था कि वो लिफ्ट जाती है सीधा दूसरे ब्रह्मांड की ओर, किसी और मल्टीवर्स की तरफ। द मिडनाइट गेम के नाम से एक गेम बहुत फेमस हुआ था, जिसमें 2010 के आसपास था ये, जिसमें कहा गया था कि एक बोगी मैन है, मतलब एक किलर है, बहुत अजीब सा साइको किलर है। तो इस गेम को खेलने के लिए क्या होता था कि आपको रात में 3 बजे एक लाल किताब लेकर बैठना होता था और उसमें द मिडनाइट लिखना पड़ता था, और उसके नाम को करीब 10 से 15 बार बुलाना पड़ता था। तो इट इज़ बिलीव दैट कि फिर वो जो मिडनाइट मैन था वो आता था और आपको 3:33 तक लगातार वो चेज करेगा। अगर आप बच गए उस अंधेरे कमरे में तो ठीक है, नहीं बचे तो फिर मौत है। ये प्लानचेट और ओइजा बोर्ड और ब्लडी मैरी, इन सबको जो लोग इतना आसान समझते हैं, ये दरअसल इतना आसान नहीं है। कभी कभी तुम बहुत आसान समझकर चीज़ों को कर तो देते हो, और उसका परिणाम शायद तुम जन्मों तक गेस नहीं कर सकते। ये जितना आपने बताया बुरी आत्माओं के बारे में, तो क्या अच्छी आत्माएं भी एग्जिस्ट करती हैं? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए सुनते रहिए इंडियन पैरानॉर्मल पॉडकास्ट, ओनली ऑन 8 ऐप।